संविधान की आत्मा के बारे में आपसे डिस्कस किया था। कुछ मेजर बातें जो हमने पढ़ी, पेन कहाँ गए? हाँ, तो कुछ मेजर बातें हमने पढ़ी, उसका कुछ रिपीटेशन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आज का नया टॉपिक लेते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात उसमें हमने पढ़ी, संविधान की आत्मा। संविधान की आत्मा। तो क्वेश्चन है आपके सामने, संविधान की आत्मा किसने कहा? ठाकुरदास भार्गव ने कहा। संविधान का परिचय पत्र न्यायविद पालकीवाला ने जो है परिचय पत्र का और जो वर्डिंग हमने पढ़ी थी, उस वर्डिंग के बारे में भी कुछ पूछा जा सकता है। भारत एक गणतंत्र है। भारत एक गणतंत्र है क्योंकि क्या कारण है? हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द स्टेट जो प्रेसिडेंट होता है, वो वंशानुगत नहीं होकर के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से जनता के द्वारा निर्वाचित होता है। इसलिए भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र का उल्टा होता है राजतंत्र, ठीक है, जिसमें हेड ऑफ द स्टेट, देश का प्रमुख जो है, वो वंशानुगत होता है। कैसे होता है? वंशानुगत होता है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया इंग्लैंड का, जापान है, तो वहां लोकतंत्र तो है, लेकिन लोकतंत्र के साथ साथ में संवैधानिक राजतंत्र है। कैसा राजतंत्र है? संवैधानिक राजतंत्र। वहां मोनार्सी डिक्टेटर नहीं है, सब कुछ मोनार्सी सिर्फ नाम मात्र की है। जैसे हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति नाम मात्र का है ना, वैसे वहां पे राजा सिर्फ क्या है? नाम मात्र का है। इंग्लैंड के राजा के बारे में कहा जाता है कि राजा कभी गलती नहीं करता है। इंग्लैंड का राजा कभी गलती नहीं करता है। क्यों? वो तो नाम मात्र का ही है। अगर कोई काम करेगा तो उसके लिए वो उत्तरदायी नहीं है। गलती अगर मान लीजिए कर भी ले तो वो गलती किसकी मानी जाएगी? गवर्नमेंट की मानी जाएगी, सरकार की मानी जाएगी। वो तो उसके ऊपर क्या करता है? सिर्फ हस्ताक्षर करता है। इसलिए वो गलती के लिए रेस्पॉन्सिबल है ही नहीं। ठीक है, तो इंग्लैंड के राजा के बारे में कहा जाता है कि इंग्लैंड का राजा कभी गलती नहीं करता। राजा मर सकता है लेकिन राजमुकुट मरता नहीं है। राजा मर सकता है लेकिन राजमुकुट मरता, क्योंकि वो तो वंशानुगत है। जैसे ही एक उत्तराधिकारी की जो सत्ता में है, उनकी मृत्यु हो गई, तो उसके बाद में उनका उत्तराधिकारी राजमुकुट गणना कर लेगा, लेकिन वो राजमुकुट कभी सुना नहीं रहेगा। ठीक है ना? तो राजा मर सकता है लेकिन राजमुकुट मरता नहीं है। तो वहां पे संवैधानिक राजतंत्र है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्सी। हमारे यहां पर संवैधानिक गणतंत्र है। लोकतंत्र के साथ में क्या है? संवैधानिक गणतंत्र है। ठीक है, फिर दो बातें वो भी ध्यान रखनी है। एक तो संविधान का लागू होना और संविधान का बन करके तैयार होना। संविधान दिवस पूछे तो आपका आंसर क्या होगा? 26 नवंबर। 26 नवंबर जो है उस समय हमारा संविधान दिवस मनाया जाता है। तो ये मोटी मोटी बातें हमारी प्रस्तावना के बारे में हुई। और प्रस्तावना की जो लैंग्वेज है
वो पूरा आपको ध्यान रखना है कि पहले संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, उसके बाद में समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, ठीक है ना, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, उसका क्रम क्या है। अगर कोई कठिन क्वेश्चन पूछे तो आपको क्या पूछा जा सकता है, क्रम पूछा जा सकता है। जैसे कि एक दो एग्जाम में क्रम पूछा गया, इसका क्रम क्या है। या ये भी पूछ ले जो संविधान के प्रस्तावना में जो पैरा है उसका सही क्रम क्या है। जैसे समानता, स्वतंत्रता, न्याय, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, या न्याय, समानता, स्वतंत्रता, इसका सही क्रम क्या है। न्याय, स्वतंत्रता, समानता, ये इसका सही क्रम है। ठीक है, पहले न्याय है। न्याय कितने प्रकार का है, 3 प्रकार का न्याय। कितने प्रकार का न्याय है, 3 प्रकार का न्याय है। न्याय के बाद में क्या है, स्वतंत्रता। कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है, हाउ मेनी टाइप ऑफ लिबर्टी इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल, 5 प्रकार। कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता के लिए लिबर्टी शब्द प्रयोग में लिया गया है, फ्रीडम नहीं लिया गया है। फ्रीडम थोड़ा अलग होता है, लिबर्टी अलग होता है। लिबर्टी का मतलब राज्य आवश्यकता पड़ने पर सकारात्मक हस्तक्षेप कर सकता है, वो होती है लिबर्टी। और फ्रीडम का मतलब बिल्कुल आजादी, कोई रोक नहीं सकता, कोई टोक नहीं सकता, एक नकारात्मक वे से होता है। तो हमारे संविधान में स्वतंत्रता के लिए कौन सा शब्द प्रयोग में हुआ है, लिबर्टी। कौन सा शब्द प्रयोग में हुआ है, लिबर्टी, क्योंकि इक्वल मीनिंग ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम, ठीक है ना, इसलिए फ्रीडम शब्द प्रयोग में नहीं हुआ है, लिबर्टी शब्द प्रयोग में हुआ है। समानता, कितने प्रकार की समानता का उल्लेख हमारे संविधान की प्रस्तावना में है, 2 प्रकार। प्रतिष्ठा अवसर, प्रतिष्ठा अवसर की समानता का उल्लेख हमारे संविधान की प्रस्तावना में। ये बातें हैं तो आपने ध्यान दिया, पढ़ करके यही बढ़िया बात है। बी कंटिन्यू, और जो भी पढ़ाया जाता है टॉपिक एक बार पढ़ के आया करो, ठीक है ना। तो बिना मेहनत से कुछ नहीं होता, रेगुलर आप भी अपनी तरफ से मेहनत करते रहिए। यहाँ जो पढ़ाया जाता है इनके अलावा जितना भी समय मिले उनका सही यूटिलाइज कीजिए। कहा जाता है ना कि मेहनत कर रहे मानवी, मेहनत राखे मान, बिन मेहनत रीजे नहीं गुरु धनी भगवान। अगर आपके भगवान भी आपसे खुश होंगे तो आपकी मेहनत से होंगे। फिर आपकी मेहनत से कि यार वो मैंने तुक्का लगाया और मेरा सही हो गया, है ना, तो वो आपकी मेहनत की जो सकारात्मक दृष्टि से 2 विकल्प होते हैं उसमें से एक विकल्प सही वाला पे ही टिक होता है। लेकिन मेहनत कम करते हैं तो फिर वो हमेशा नेगेटिव वाला ही अपने पक्ष में आता है, ठीक है ना। जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है वहां पे ये बातें थोड़ी इम्पोर्टेंस रखती है, ठीक है ना। तो ये बातें हैं, आज हम इनसे थोड़ा आगे बढ़ेंगे। प्रस्तावना के बारे में हो गया। आज हम नया टॉपिक पढ़ते हैं, मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य के बारे में पढ़ेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, जब हमारा संविधान बना, कब बना, कब बन करके तैयार हुआ, 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हुआ, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो मूल संविधान में कितने मूल कर्तव्य थे? 0।
यानी मूल संविधान में कोई मूल कर्तव्य नहीं थे। लेकिन बाद में ऐसा महसूस हुआ कि हमारे मूल कर्तव्य भी होने चाहिए, फंडामेंटल राइट के साथ में ड्यूटीज भी होनी चाहिए। इसलिए उस समय के तत्कालीन कांग्रेस के अध्यक्ष डी.के. बरुआ, उन्होंने एक कमेटी गठित की, जिस कमेटी का नाम था स्वर्ण सिंह समिति। क्या नाम था? स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति का गठन 26 फरवरी 1976 को किया गया। इस समिति की सिफारिश के आधार पर बयालीसवां संविधान संशोधन 1977 स्वर्ण सिंह समिति का गठन 26 फरवरी 1976 को किया गया। इस समिति की सिफारिश के आधार पर 42वां संविधान संशोधन 1977 के आधार पर संविधान में मूल कर्तव्यों का समावेश किया। स्वर्ण सिंह समिति जो है, उस समिति का गठन 26 फरवरी 1976 को किया गया और इस समिति की सिफारिश के आधार पर ही 42वां संविधान संशोधन 1977 हुआ। उसी के आधार पर संविधान में मूल कर्तव्यों का समावेश किया गया। 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 42वां संविधान संशोधन करके हमारे संविधान में कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए? 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए थे? तो 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। 10 मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य जोड़े गए। बाद में संविधान संशोधन द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। ये कब हुआ था? 2002। ठीक है।
अभी वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं? 11 मूल कर्तव्य। कितने मूल कर्तव्य हैं? 11 मूल कर्तव्य हैं। और 11 मूल कर्तव्य जो हैं कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2002 में हुआ। तो इस प्रकार से वर्तमान के अंदर जो हैं मूल कर्तव्य कितने हैं? 11 मूल कर्तव्य। कितने मूल कर्तव्य हैं? 11 मूल कर्तव्य हैं। भाग चार क, ठीक है। आर्टिकल अनुच्छेद 51 क, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन जो हैं सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछे गए। एक बार पूछा गया मूल कर्तव्य संविधान के कौन से भाग में है, ठीक है। उसमें ऑप्शन भाग 4 भी था और भाग 4 क भी था, ठीक है। तो भाग 4 में तो क्या है? नीति निर्देशक तत्व है। क्या है? नीति निर्देशक तत्व है। और 4 क में जो है वो क्या है? मूल कर्तव्य है। आर्टिकल 51 में क्या है? आर्टिकल 51 में तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, जिसमें हमारी विदेश नीति से संबंधित नीति निर्देशन तत्व दिए गए हैं। और 51 क में क्या है? मूल कर्तव्य है। कितने हैं? 11। कितने हैं? 11। तो अगर आपको आर्टिकल पूछे तो 51 क, और अगर भाग पूछे तो 4 क या 4A, ठीक है ना। ए भी आ सकता है, क भी आ सकता है। इंग्लिश में आएगा तो ए आएगा और हिंदी में आएगा तो क आएगा। दोनों लैंग्वेज में आपका पेपर आता है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो भाग 4 का अनुच्छेद 51 क में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे संविधान का भाग 1 ये कहता है भारत राज्यों का संघ होगा। इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट। भारत एक राज्यों का संघ होगा। किसका संघ होगा? राज्यों का संघ होगा। इन यूनियन सिस्टम में हमारे यहाँ पर फेडरलिज्म शब्द का प्रयोग नहीं है। ये भी सेकंड ग्रेड में आया है कि भारतीय संघ के लिए संविधान में किस शब्द का प्रयोग हुआ। सेकंड ग्रेड एग्जाम में यूनियन का हुआ है, फेडरलिज्म का हुआ है, ठीक है ना, फेडरेशन का हुआ है। तो यूनियन शब्द का प्रयोग हुआ है आर्टिकल 1 में। आर्टिकल 2 में नागरिकता का उल्लेख है, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, भारत की नागरिकता। और संविधान का भाग 3, संविधान का भाग 3 जिसमें मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। और संविधान का भाग 4, भाग 4 के अंदर किसका उल्लेख है? नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। और उससे 4 में भी 4 क में जो है वो किसका उल्लेख है? मूल कर्तव्यों का उल्लेख है, अनुच्छेद 51 क।